Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th history chapter 3rd. Name of the chapter is the making of a global world and it's a part 10 of this chapter. Student, it's a part 10th of this chapter and it starts from here. These decades also saw the worldwide spread of technology and enterprise. तो स्टूडेंट जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद में जो डिकेड्स थे, जो दशक थे, उसमें जो है टेक्नोलॉजी भी स्प्रेड हुई और एंटरप्राइज उद्योग भी हुए. डेवलपिंग कंट्रीज़ वर इन ए हरी टू कैचअप विद द एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज़. और डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या था स्टूडेंट, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हो रही थी. देयरफॉर दे इन्वेस्टेड वास्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल importing इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड इक्विपमेंट फीचरिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी. और कहते जब विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में जो है वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी और एंटरप्राइज जो है बहुत स्प्रेड हो गई और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनमें जो है इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप होने लगी, एडवांस होने लगी. और उन्होंने जो है इन्वेस्ट करना शुरू किया स्टूडेंट. उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया और इंपोर्ट किए इंडस्ट्रियल प्लांट्स को, इक्विपमेंट को जो है इंपोर्ट किया फीचरिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी. और उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो है जो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट किया ताकि यहाँ पे जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सके. स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज़ डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस. कि कॉलोनाइजेशन जो पीरियड था, जो अंग्रेज़ों का टाइम था, वो ख़त्म हो गया था और उसके बाद जो है भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी मिली थी. व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड, लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर स्टिल अंडर यूरोपियन कॉलोनियल रूल. स्टूडेंट, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारा हिस्सा जो था विश्व का जो था वो दूसरे यूरोपियन कॉलोनियल जो है वहाँ पे रूल करती थी. ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स मोस्ट कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका emerged as free. ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड, और उसके बाद में 2 डिकेड के बाद में क्या हुआ, एशिया में जो है मोस्ट कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका emerged as free. एशिया और अफ्रीका में जो है वो जो है इंडिपेंडेंट हो गई थी, आज़ाद हो गई थी, इंडिपेंडेंट नेशन बन चुके थे. They were however overwhelmed by poverty and lack of resources. कहते आज़ाद तो हो गई थी, इंडिपेंडेंट हो गई थी, लेकिन उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा था, गरीबी थी और लैक ऑफ रिसोर्सेज थे. एंड देयर इकोनॉमिक एंड सोसाइटीज़ वर हैंडीकैप. और उनकी इकोनॉमिक हालात, जो आर्थिक हालात सही नहीं थे, सोसाइटी भी जो सोसाइटी के हालात जो अच्छे नहीं थे, हैंडीकैप थी बाई लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल. और वो गरीब इसलिए थे, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, समाज में जो है हालात अच्छे नहीं थे क्योंकि कॉलोनियल रूल था, क्योंकि दूसरे जो है उनके ऊपर जो है उनको डोमिनेट करते थे. द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक वर डिज़ाइन टू मीट द फाइनेंशियल नीड ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्री. और कहते जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को जो है डिज़ाइन किया गया कि अगर इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ की कोई फाइनेंशियल कमी है उसको पूरा करने के लिए. They were not equipped to cope with the challenge of poverty and lack of development in the former colonies. They were not equipped to cope with the challenge of the poverty. वो इस योग्य नहीं थे कि उन अपनी पॉवर्टी के चैलेंज को जो है ठीक कर सकें और लैक ऑफ डेवलपमेंट, जो उनमें डेवलपमेंट की कमी है उनको जो पूरा कर सकें इन द फॉर्मर कॉलोनीज़. जब कॉलोनीज़ थी, जब दूसरों का जो है उन पर डोमिनेट था, दूसरों का कब्जा था उनके देश पे, तो तब वहाँ के लोग जो है ना तो अपनी पॉवर्टी के चैलेंज को जो एक्सेप्ट कर पा रहे थे और ना ही जो है जो लैक ऑफ डेवलपमेंट था उसको पूरा कर पा रहे थे. बट एज यूरोप एंड जापान रैपिडली रीबिल्ड देयर इकोनॉमीज. परंतु जापान ने और स्टूडेंट यूरोप और जापान ने जो है उन्होंने अपनी इकोनॉमी तो रीबिल्ड कर ली. दे ग्रू लेस डिपेंडेड ऑन IMF एंड द वर्ल्ड बैंक. यूरोप और जापान जो था वो डिपेंड नहीं थे कि उन्हें IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या वर्ल्ड बैंक से जो पैसा चाहिए. उन्होंने अपनी इकोनॉमी को खुद ही सुधार लिया. दस फ्रॉम द लेट 1950s the Bretton Woods institution began to shift their attention more toward developing countries. और उसके बाद 1950 के बाद जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन थी, ये स्टूडेंट IMF और वर्ल्ड बैंक जो है ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं. और 1950 के बाद में जो है ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन ने जो है जो डेवलपिंग कंट्री थी उनकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया. एज कॉलोनीज मैनी ऑफ द लेस डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैड बीन पार्ट ऑफ द वेस्टर्न एम्पायर. कहते जैसे कॉलोनी थी स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे थे जो लेस डेवलप्ड रीजन थे, बहुत सारे एरिए थे जहाँ पे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं थी. विश्व के बहुत सारे ऐसे एरिए थे, तो वो क्या थे स्टूडेंट, वेस्टर्न एम्पायर के पार्ट थे वो. नाउ आयरॉनिकली एज न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री फेसिंग अर्जेंट प्रेशर
टू लिफ्ट देयर पॉपुलेशन आउट ऑफ पॉवर्टी। और अब तो क्या है कि वो इंडिपेंडेंट कंट्री हो चुके हैं और वहाँ की पॉपुलेशन जो है अपने आप को जो है पॉवर्टी से बाहर लाने की कोशिश करती है। दे केम अंडर द गाइडेंस ऑफ द इंटरनेशनल एजेंसीज डोमिनेटेड बाय द फॉर्मर कॉलोनियल पावर। दे केम अंडर द गाइडेंस, और उनको जो अब गाइडेंस मिली है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उन्होंने उनको गाइड किया है। और ये इंटरनेशनल एजेंसीज क्या कौन है स्टूडेंट, जिन्होंने डोमिनेट किया था पहले, जो पहले कॉलोनियल पावर थी वही इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उन्होंने उनको गाइड किया। और वहाँ की पॉपुलेशन ने जो है अपने आप को पॉवर्टी से आउट करने की कोशिश की, अपने पॉवर्टी को ख़त्म करने की कोशिश की। इवन आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन, कहते डीकोलोनाइजेशन तो हो गया। डीकोलोनाइजेशन होता है कि पहले कॉलोनाइजेशन था कि पहले दूसरे देश जो हैं उनको डोमिनेट करते थे, उनके देश जो अब आज़ाद हो गए थे। डीकोलोनाइजेशन होता है कि इंडिपेंडेंट हो जाना। द फॉर्मल कॉलोनियल पावर स्टिल कंट्रोल्ड वाइटल रिसोर्स सच एज मिनरल्स एंड लैंड इन मैनी ऑफ देयर फॉर्मर कॉलोनीज। कहते डीकोलोनाइजेशन तो हो गया था कि वो आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन फिर भी जो पहले की कॉलोनियल पावर थी जिन्होंने उनको डोमिनेट किया था, अभी भी वो कंट्रोल कर रही थी उस एरिया की रिसोर्सेज को, जैसे कि मिनरल है या लैंड है, तो उन पे अभी भी उनका कंट्रोल था। लार्ज कॉरपोरेशन ऑफ अदर पावरफुल कंट्रीज, large corporation of other powerful countries, for example US, also often manage to secure rights to exploit developing countries natural resources very cheaply। कहते लार्ज कॉरपोरेशन, कहते बहुत जो पावरफुल कंट्रियाँ थी जिनके लार्ज कॉरपोरेशन थे स्टूडेंट, एग्जांपल के लिए हम यूएस कह सकते हैं कि यूएस ने मैनेज किया था टू सिक्योर राइट्स टू एक्सप्लॉइट डेवलपिंग कंट्री। तो यूएस ने क्या किया था, जो डेवलपिंग कंट्री थी उनको एक्सप्लॉइट किया था और मेनली जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज जो बहुत सस्ते में ले लिए थे। एट द सेम टाइम मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ द वेस्टर्न इकॉनमी एक्सपीरियंस इन द 1950 एंड 1960। एट द सेम टाइम मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, कहते उसी समय क्या हुआ स्टूडेंट, जो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री थी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ था फास्ट ग्रोथ ऑफ द वेस्टर्न इकॉनमी। वेस्टर्न इकॉनमी में तो बहुत फास्ट ग्रोथ हो रहा था, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्री थी जिनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था। ये 1950 और 1960 की बात है स्टूडेंट। देयरफॉर दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज ए ग्रुप, इसीलिए उन्होंने जो अपने ग्रुप बना लिए, द ग्रुप ऑफ 77 और ग्रुप ऑफ 77, और इसको दूसरा नाम दिया गया था G77, टू डिमांड ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और इन्होंने जो डिमांड किया है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, और ये NIEO इट्स ए शॉर्ट फॉर्म स्टूडेंट एंड फुल फॉर्म नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। By the NIEO they meant a system that would give them real control over their natural resources। कहते लोगों को जो फ़ायदा नहीं हुआ, जो डेवलपिंग कंट्री को जो फ़ायदा नहीं हुआ, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप 77, जिसको दूसरे ग्रुप से G77 से जाना जाता था। और उन्होंने डिमांड किया था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और इससे क्या हुआ था, इससे ये था स्टूडेंट, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिससे उनका अपना का खुद का कंट्रोल था, रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। उनका कंट्रोल था अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, मोर डेवलपमेंट असिस्टेंट, फेयर प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड बेटर एक्सेस फॉर देयर मैन्युफैक्चर गुड्स इन डेवलप कंट्रीज मार्केट्स। और कहते हैं उनका कंट्रोल किस पे था, उनका कंट्रोल अपने नेचुरल रिसोर्स के ऊपर था, डेवलपमेंट के ऊपर था, और उनके जो फेयर प्राइस थे, जो रॉ मटेरियल के प्राइस थे, उन पे उनका कंट्रोल था। और बेटर एक्सेस ऑफ द मैन्युफैक्चर गुड, कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ें मिलती हैं कि वो बेटर एक्सेस है, वो सब तक पहुँचती हैं इन डेवलप कंट्री मार्केट्स। तो ये स्टूडेंट था कि जो जिन लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ था, उन्होंने अपने ग्रुप बना लिए थे और उन्होंने अपने ही देश पे जो है जहाँ प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने की कोशिश की, अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की कोशिश की। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज़ एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, ब्रिटेन वुड तो ख़त्म हो गया और जो ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया। डिस्पाइट ईयर्स ऑफ स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ नॉट ऑल वाज वेल इन द पोस्ट वार वर्ल्ड। कहते डिस्पाइट ईयर्स ऑफ स्टेबल, हम ये देखते हैं कि सब कुछ स्टेबल हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टेबल होगी, पॉलिटिकल सब स्टेबल हो गया, रैपिड ग्रोथ भी होगी, परंतु फिर भी सब कुछ अच्छा नहीं था पोस्ट वार में। युद्ध के बाद में जो वर्ल्ड में सब कुछ अच्छा नहीं था। फ्रॉम द 1960 द राइजिंग कॉस्ट ऑफ इट्स ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट वीकन द US फाइनेंस एंड कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। फ्रॉम द 1960 द राइजिंग कॉस्ट ऑफ इट्स ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट। कहते 1960 में क्या हुआ स्टूडेंट, जो कीमत थी ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट की,
ये जो है बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई थी और इससे क्या हो गया था कि यूएस का फाइनेंस जो है वो कमज़ोर पड़ गया था और कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी थे, कंपटीशन भी था। द यूएस डॉलर नाउ नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस एज द वर्ल्ड्स प्रिंसिपल करेंसी। और कहते हैं स्टूडेंट जो यूएस डॉलर था अब जो है वो नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस, अब उसका कोई ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं था कि पूरे विश्व का जो ये प्रिंसिपल करेंसी है। अब यूएस डॉलर को पूरे विश्व की प्रिंसिपल करेंसी नहीं माना जाता था, पहले पूरे विश्व में इसको माना जाता था। इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड, क्योंकि ये करेंसी जो है मेंटेन अपनी वैल्यू इसकी मेंटेन नहीं कर पा रही थी जब ये गोल्ड से रिलेटेड होती थी। दिस इवेंचुअली लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। तो इससे क्या हुआ कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था, फिक्स एक्सचेंज रेट था सिस्टम, इसको जो ये कोलैप्स हो गया और इंट्रोडक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स। कहते जो फिक्स एक्सचेंज रेट था इसको तो कोलैप्स कर दिया और इसकी जगह पे जो है दूसरा सिस्टम आ गया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है शुरू हो गया, फिक्स की जगह पे जो है फ्लोट शुरू कर दिया। फ्रॉम द मिड 1970 द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम आल्सो चेंज इन इम्पॉर्टेंट वेज। और कहते हैं 1970 के मिड में क्या हुआ स्टूडेंट, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम था वो भी चेंज हो गया था। Earlier, developing countries could turn into international institutions for loan and development assistance. Earlier, developing countries could turn into international, जो developing countries थी उन वो जो चेंज हो गई थी वो अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बन गई थी। और डेवलपिंग कंट्रीज जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में चेंज हो गई थी, किसके लिए स्टूडेंट, लोन के लिए और डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए, फाइनेंस के लिए, मनी लेंडिंग के लिए। बट नाउ दे वर फोर्स टू बोरो फ्रॉम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक एंड प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। परंतु अब जो है वो फोर्स कर रहे थे कि पहले तो उन्होंने जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है डेवलपिंग कंट्री इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बन गई लोन देने के लिए, परंतु अब क्या है कि लोगों को फोर्स किया जा रहा था, कंट्रीज़ को फोर्स किया जा रहा था कि वो बोरो करेंगे वेस्टर्न कमर्शियल बैंक से और प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से। दिस लेड टू पीरियोडिक डेब्ट क्राइसिस इन डेवलपिंग वर्ल्ड। और इससे क्या हुआ, जो डेवलपिंग वर्ल्ड्स में जो है बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया और उनकी इनकम कम हो गई और पॉवर्टी ज़्यादा हो गई, स्पेशली अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। The industrial world was also hit by unemployment that began rising from the mid 1970 and remained high until the early 1990. The industrial world also hit by unemployment। और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में क्या था, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोजगारी हो गई थी स्टूडेंट, एंड बिगिन राइजिंग फ्रॉम द मिड 1970। लेकिन 1970 के मिड में जो है यहाँ पे राइज होना शुरू हो गया था एंड रिमेन्ड हाई अंटिल द अर्ली। और 1990 तक जो है हाई रहा। फ्रॉम द लेट 1970 और 1970 के आखिर में जो है एमएनसी आल्सो बिगिन टू शिफ्ट प्रोडक्शन ऑपरेशन टू लो वेज एशियन कंट्रीज़। और 1970 के बाद जो है मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उन्होंने भी प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था लो वेज पे, एशियन कंट्रीज़ में जो है कम सैलरी पे जो है उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी थी। चाइना हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वर्ल्ड वार इकॉनमी सिंस इट्स रेवोल्यूशन इन 1949। और चाइना हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वर्ल्ड वार इकॉनमी। और चाइना की भी जो इकॉनमी थी वो भी बहुत कम हो गई थी, वहाँ के हालात भी अच्छे नहीं थे जब से रेवोल्यूशन हुआ वहाँ पे 1949 में। बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन चाइना एंड द collapse of the Soviet Union and the Soviet style communism in Eastern Europe brought many countries back into the fold of the world economy। परंतु कहते हैं बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन चाइना, परंतु फिर चाइना में क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बननी शुरू होगी 1949 से पहले। पोस्ट वार में जो क्या था स्टूडेंट, चाइना में जो है इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं थे और 1949 में वहाँ क्रांति हुई, फिर उन्होंने नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है बनाना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ उसके बाद में, क्लास ऑफ द सोवियत यूनियन एंड सोवियत स्टाइल कम्युनिस्ट। और जो सोवियत यूनियन और सोवियत स्टाइल जो कम्युनिज्म था वो भी ख़त्म हो गई ईस्टर्न यूरोप में। ब्रॉट मैनी कंट्रीज बैक इनटू द फोल्ड ऑफ द वर्ल्ड इकॉनमी। और इसके बाद में जो है दूसरे देशों में जो फिर इकॉनमी जो है दोबारा से रीगेन हुई। वेजेस वर रिलेटिवली लो इन कंट्रीज लाइक चाइना। और चाइना में भी जो वेजेस थी वो भी सैलरीज जो होती थी उनकी बहुत कम थी। दस दे बिकेम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एमएनसी कंपीटिंग टू कैप्चर वर्ल्ड मार्केट। कहते वेजेस जो है बहुत कम थी चाइना में, लेकिन फिर भी क्या था स्टूडेंट, दे बिकेम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। फिर भी वो अट्रैक्टिव थे अपने मुकाम पे, क्योंकि जो एमएनसी कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही थी टू कैप्चर द वर्ल्ड मार्केट।
मल्टीनेशनल कंपनी जो है कम्पीट कर रही थी पूरे विश्व की मार्केट में, फिर भी लोग जो है इसकी तरफ अट्रैक्टिव थे। यद्यपि वहाँ पे वेजेस जो है बहुत कम थे, फिर भी वहाँ के लोग जो है अट्रैक्टिव थे इस डेस्टिनेशन के ऊपर, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी जो है बहुत ज़्यादा खर्च कर रही थी पूरे विश्व की मार्केट्स के ऊपर। हैव यू नोटिस दैट द मोस्ट ऑफ द टीवीज, मोबाइल फ़ोन एंड टॉयज वी सी इन द शॉप सीम्स टू बी मेड इन चाइना। स्टूडेंट, आपने कभी देखा है कि बहुत सारे जो टीवी हैं, मोबाइल फ़ोन और खिलौने हैं दुकानों पे हम देखते हैं, वो ज़्यादातर जो है चाइना के बने होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द चाइनाज इकॉनमी। ये इस वजह से क्योंकि उनका लो कॉस्ट है, उनकी कीमतें कम होती हैं। चाइनाज़ की इकॉनमी जो है उसकी जो चीज़ें बनाते हैं उसकी कीमत कम होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स लो वेजेस, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि वहाँ पे सैलरी भी कम होती है और चीज़ों की कीमत भी कम होती है, इसलिए वो चीज़ें सस्ती बेचते हैं। द रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री टू लो वेज कंट्रीज स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो। द रीलोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, कहते हैं इंडस्ट्रीज को दोबारा से बनना शुरू हो गया, रीलोकेट होनी शुरू हो गई। द रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री टू लो वेजेस कंट्रीज स्टिमुलेट वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो, कहते जब इंडस्ट्रीज़ जो है दोबारा से बननी शुरू हुई, लेकिन वहाँ पे सैलरी तो कम थी, लेकिन इससे क्या हुआ, पूरे विश्व का ट्रेड और कैपिटल जो है फ्लो करने लग गई। ट्रेड जो सप्लाई होने लग गया, व्यापार शुरू हो गया, कैपिटल फ्लो हो गई। इन द लास्ट 2 decades द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक ज्योग्राफी हैज़ बिन ट्रांसफॉर्म्ड एज कंट्रीज such as India, China, Brazil have undergone rapid economic transformation in the last 2 decades। स्टूडेंट, हम जो लास्ट 2 दशक हैं, हम ये देखते हैं कि पूरे विश्व की इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है ट्रांसफर हो गई थी। और कैसे, कौन से देशों में स्टूडेंट, जैसे कि भारत, चाइना और ब्राज़ील में जो है यहाँ पे रैपिड इकोनॉमिक जो है ट्रांसफर हुई, यहाँ पे इकोनॉमिक हालात जो है बहुत अच्छे हुए। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 10 in complete chapter. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.